डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं जो बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाली है। आप देखते होंगे कि कंपटीशन में या एकेडमिक एग्जाम में कभी कभी प्रश्न आते हैं कि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है वो कितने प्रदेशों में बोली जाती है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, हिंदी की बोलियां कितनी हैं और फिर किसी बोली का उपनाम क्या है, या ये हिंदी हमारी कैसे कैसे हमारे साहित्य में आई है। इन सब चीज़ों पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं और इसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा बहुत कम समय में आज हम आपको समझाने वाले हैं। ये जो हमारी हिंदी मातृभाषा है ये कितने प्रदेशों में बोली जा रही है, कितने लोग इसको बोल रहे हैं, कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी बोलियां हैं और उनका क्या नाम है, किस अपभ्रंश से वो निकली हैं, इन सब पर आज हम चर्चा करने के लिए एक वीडियो आपको लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारी हिंदी क्षेत्र, हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियां। आपको ये हिंदी का क्षेत्र, हिंदी का प्रदेश, हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की बोलियां, उनके उपनाम, ये सब बताने से पहले मैं आपको हिंदी की एक संक्षिप्त रूपरेखा बता दूं। आपको मालूम होगा कि हमारे इस भारत देश में सबसे पहली जो सभ्यता आती है मानव सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और आपको यह भी याद होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी एक भाषा थी, लेकिन वो भाषा आज तक विद्वान ठीक प्रकार से अभी उसको सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ नहीं पाए हैं, हालांकि उसके प्रयास अभी भी जारी हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा थी वो हम अभी भी सही रूप में समझ नहीं पाए हैं कि उसकी वर्णमाला क्या है, उसकी कैसी व्यवस्था थी, उसके व्याकरण की संरचना क्या थी। लेकिन उसके बाद जो हमारे यहाँ सभ्यता आती है वैदिक सभ्यता, जिसमें जो भाषा प्रयुक्त हो रही थी वो भाषा हमारे इस देश की सर्वाधिक प्राचीनतम भाषा कही जाती है और वही भाषा हमारे देश की सभी भाषाओं की जननी मानी जा सकती है। हमारे उत्तर भारत की जितनी भी भाषाएं हैं सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है, जिसमें दुनिया का, बल्कि कह सकते हैं आप भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो वेद हैं, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम, वो उसी भाषा में आपको मिलता है। यानी हमारे देश की सर्वाधिक प्राचीन भाषा संस्कृत है, जिसमें कि वेद रचे गए। संस्कृत से ही हमारी भाषा अगले युग में जब प्रवेश करती है तो वह युग आता है बौद्ध काल का, जिस भाषा में महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध उपदेश देते थे, उस भाषा का नाम था पाली भाषा। आप देखेंगे कि वैदिक सभ्यता के बाद जो सभ्यता हमारे यहां आती है वो बौद्धकालीन सभ्यता है। उसी के पैरेलल जैन धर्म भी चल रहा है, वो भी अपनी एक अलग भाषा में उसके उपदेशक उपदेश दे रहे हैं। महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में, गौतम बुद्ध पाली भाषा में। इस प्रकार हमारे हिंदी का जो उद्भव होता है वो आगे बढ़ रहा है। अब आप देखेंगे कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा, उससे निकल करके जो हमारे यहाँ भाषा आती है वो पाली भाषा, जिसको हम लोक भाषा भी कहते हैं। प्रथम देश भाषा भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये विद्वानों से, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनसे हट करके आम जनमानस के द्वारा भी बोली जा रही थी और बहुत पॉपुलर हुई पाली भाषा, प्राकृत भाषा। इसके बाद, इस भाषा के बाद जो भाषा आती है अपभ्रंश भाषा। उस अपभ्रंश भाषा को, यानी भाषा यहां पर बहुत परिनिष्ठित थी, व्याकरण निष्ठ थी, धीरे धीरे वो लोक भाषा की तरफ भी बढ़ती जा रही थी। और जब अपभ्रंश का समय आता है तो अपभ्रंश में भाषा बिल्कुल कहा जाता है कि बिगड़ गई। हालांकि ये बिगड़ा हुआ नाम जो दिया गया वो विद्वानों के द्वारा दिया गया, क्योंकि उन्हें यह जो लोक भाषा थी वो इसी रूप में नजर आती थी। इसलिए इस अपभ्रंश का अर्थ ही होता है भ्रष्ट या गिरा हुआ, और क्योंकि विद्वानों को यह भाषा इसी रूप में नजर आती थी, इसीलिए इस अपभ्रंश का नाम इसे दिया गया। और इसी अपभ्रंश से ही हमारी
हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। अब अपभ्रंश हमारे यहाँ, आप अगर भाषा के इतिहास में जाएंगे तो अपभ्रंश हमारे यहाँ 7 प्रकार के माने जाते हैं। मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राचड अपभ्रंश। इस प्रकार से आपके जो भी इस टॉपिक में जो रिलेटेड अपभ्रंश हैं उसको अभी हम आपको समझाते हैं और वहीं से हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। आपको हिंदी साहित्य का इतिहास याद होगा। सर्वप्रथम जो आदिकाल में जो साहित्य मिलता है उसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने तो आदिकाल का नाम संधि एवं चारण काल ही दिया था, और वो जो संधि काल उन्होंने बताया था वो संधि में अपभ्रंश से युक्त रचनाएं शामिल हुई थी और वहीं पर आकर के हिंदी भाषा उत्पत्त होती है। यहीं से हमारी हिंदी भाषा की शुरुआत होती है। अब आइए हम आपको ये जो हमारी हिंदी भाषा है, जो हमारे इस भारत में 130 करोड़ लोगों के बीच में बोली जाने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जनसंख्या की भाषा है, उसके मुख्य रूप से क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसकी कौन सी उपभाषाएं हैं और कौन कौन सी बोलियां हैं, इस पर चर्चा करते हैं। ये जो हमारी हिंदी भाषा है वो कुल 10 प्रदेशों में बोली जाती है। उत्तर भारत की मुख्य भाषा 10 प्रदेशों में बोली जा रही है और इन 10 प्रदेशों में कौन कौन से प्रदेश शामिल हैं इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहला प्रदेश ऊपर से हम लेकर के आते हैं। मैप आप देखे होंगे, भारत का भूगोल देखे होंगे। सबसे ऊपर से हम आते हैं हिमाचल प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोला जाता है, चौथा है राजस्थान, पांचवा उत्तर प्रदेश, छठवां उत्तराखंड, सातवां मध्य प्रदेश, आठवां छत्तीसगढ़, नौवां बिहार और 10वां झारखंड। ये 10 प्रदेश हमारी हिंदी भाषा के क्षेत्र हैं और इन्हीं को हम हिंदी क्षेत्र कहते हैं और हमारी हिंदी यहीं पर बोली, पढ़ी और समझी जाती है। हालांकि समझने के लिए तो पूरे भारत में समझी जाती है। आज हिंदी के लिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कुछ नहीं है। ये इसने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी हैं और ये भारत में सबसे ज्यादा समझी, बोली और लिखी पढ़ी जाने वाली भाषा बन गई है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए हम बड़ा आसानी से आपको समझाते हैं कि आपको 3 प्रदेश याद हो जाए तो आपको 6 प्रदेश याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा हिंदी उत्तर प्रदेश में बोली जा रही है। उत्तर प्रदेश से ही कट करके एक प्रदेश बना था नवंबर 2000 ईस्वी में, आपको याद होगा, उत्तराखंड। यानी ये जब डिवाइडेशन हुआ तो ये पहले का डिवाइडेशन है, यानी तब का पहले का उत्तर प्रदेश, और आज उसमें 2 प्रदेश हो गए हैं। यानी एक प्रदेश अगर हम याद करते हैं और उसके खंड को याद कर ले जो दूसरा प्रदेश बना तो 2 प्रदेश हमें याद हो जाएंगे। यानी पहला उत्तर प्रदेश और उसी से कट करके बना उत्तराखंड, दूसरा मध्य प्रदेश और इससे भी कट करके एक प्रदेश बना छत्तीसगढ़, वो भी नवंबर में ही बना 2000 ईस्वी में, तीसरा बिहार, ये भी बहुत बड़ा प्रदेश है हिंदी का, और इस प्रदेश से भी कट करके एक प्रदेश नवंबर 2000 में ही बना, वो था झारखंड। यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार पुराना हमें अगर याद हो तो उसी से 3 प्रदेश कट करके बने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये 6 प्रदेश मुझे याद हो जाएंगे। अब आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है, हरियाणा याद रखना है, दिल्ली याद रखना है और उसी से सटा हुआ एक प्रदेश राजस्थान याद रखना है। ये आपका 10 प्रदेश बोला जा रहा है हिंदी का क्षेत्र। अब आते हैं हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं और हिंदी की कितनी बोलियां हैं। हमारी हिंदी भाषा की कुल 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं। 5 उपभाषाएं हिंदी की बोली जाती हैं, मानी जाती हैं। एक है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है राजस्थानी हिंदी, चौथी है बिहारी हिंदी और 5वीं है पहाड़ी हिंदी। अब फिर इन 5 उपभाषाओं को कहा जाता है कि ये किस प्रकार के अपभ्रंश से निकले। मैंने आपको बताया कि हिंदी की उत्पत्ति एक प्रकार से अपभ्रंश से ही हुई, तो किस अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा की उत्पत्ति हुई, यह भी प्रश्न बनता है। तो आप ये समझ लें कि पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति होती है वो सौरसेनी अपभ्रंश से होती है और ये सौरसेनी अपभ्रंश सूरसेन क्षेत्र में बोला जाता था, जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र है वहीं पर बोला जाता था। और ये सौरसेनी अपभ्रंश से हमारी पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है हिंदी की वो निकलती है। अब इस पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है इसकी कुल 5 बोलियां हैं। अब वो 5 बोलियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको उन्हें समझना होगा। पहली है खड़ी बोली,
आपको मालूम होगा कि आज हम जिस भाषा में, हिंदी के जिस रूप में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारी खड़ी बोली का ही रूप है, जो पहले एक बोली थी और आज हमारे भारत की प्रमुख भाषा है। तो ये खड़ी बोली, इसका एक उपनाम भी है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि खड़ी बोली का एक और नाम क्या है, तो वो खड़ी बोली का उपनाम है कौरवी भाषा। दूसरी प्रमुख भाषा जो साहित्य की बहुत दिनों तक भाषा के रूप में स्थापित रही, जिसमें आप देखेंगे कि भक्ति काल में बहुत सारे कवि, रीति काल के तो पूरे के पूरे कवि इसी भाषा में काव्य रचना कर रहे थे, वो भाषा थी ब्रज भाषा। और ये बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यिक भाषा थी और ये भी हमारी पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। तीसरा है बुंदेली, चौथा है हरियाणवी। और इस हरियाणवी, हरियाणा चूंकि सटा हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, इसलिए हरियाणवी भाषा, हरियाणवी बोली का भी टच वहां पर आता है और ये हमारी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है हरियाणवी। इसका भी एक उपनाम है, कभी कभी पूछा जाता है परीक्षा में, जिसे कहते हैं हम बांगरू। ये हरियाणवी बोली का उपनाम है, एक और नाम है। पांचवी जो पश्चिमी हिंदी की बोली है उसका नाम है कन्नौजी। तो इस प्रकार से ये पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं, और 5वीं है कन्नौज। अब आइए दूसरी भाषा जो उपभाषा हमारी हिंदी की है उसकी तरफ चलते हैं, पूर्वी हिंदी। ये पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। बहुत बार ये प्रश्न बनता है कि पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई, तो आपको यह याद होना चाहिए कि पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई। इस पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं प्रमुख। नंबर 1 अवधी, नंबर 2 बघेली, नंबर 3 छत्तीसगढ़ी। अवधी भाषा आप जानते होंगे, इसी भाषा में सर्वश्रेष्ठ भक्ति काल का ग्रंथ रामचरितमानस लिखा गया है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों भाषाओं के जानकार थे, अवधी भाषा के भी और ब्रज भाषा के भी। दोनों भाषाएं भक्ति काल में ही साथ साथ चल रही थी। कृष्ण भक्ति शाखा के लोग ब्रज भाषा में रचना कर रहे थे, राम भक्ति शाखा के लोग कुछ अवधी में कुछ ब्रज में कर रहे थे, और सूफी काव्य धारा के लोग तो पूरे के पूरे अवधी में ही रचना कर रहे थे। तो ये बहुत प्रमुख बोली है अवधी, जो हमारी पूर्वी हिंदी की है, और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। तीसरी जो सबसे प्रमुख हिंदी की उपभाषा है राजस्थानी। इस राजस्थानी हिंदी जो उपभाषा है उसकी भी उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से ही मानी जाती है। और इस राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। एक है मारवाड़ी, दूसरा है जयपुरी जिसे हम ढूंढाड़ी भी कहते हैं, यानी इस जयपुरी का भी एक उपनाम है ढूंढाड़ी, और तीसरा है मेवाती, और चौथा है मालवी। चौथी उपभाषा की तरफ हम आते हैं जिसको हम बिहारी हिंदी कहते हैं, यानी बिहारी जो हिंदी हमारी है उपभाषा है वो भी मागधी अपभ्रंश से निकली है। यानी ये अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं है, यहां कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से है और बिहारी मागधी अपभ्रंश से निकली हुई उपभाषा है। इस बिहारी हिंदी की भी 3 प्रमुख बोलियां हैं। एक है मैथिली। मैथिली भाषा आप जानते होंगे, विद्यापति मैथिल भाषा में ही, मैथिल कोकिल उनको कहा गया है, मैथिली भाषा में ही रचना करते थे। वो बहुत प्रसिद्ध आदिकाल के कवि हैं। और मगही, और तीसरी जो आज बोली के रूप में बहुत प्रसिद्ध है भोजपुरी, जिसका बहुत बड़ा क्षेत्र होता जा रहा है। इसके रहने वाले लोग इसको भाषा बनाने की भी बात मांग कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये भोजपुरी बोली है हमारी बिहारी उपभाषा की। पहाड़ी, ये 5वीं एक शाखा है उपभाषा हमारी हिंदी की, 5वीं उपभाषा पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से निकली हुई है और इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। इस प्रकार से आप अगर देखें तो ये हमारे हिंदी के 10 प्रदेश, कई बार पूछा गया कि हिंदी कितने प्रदेशों में बोली जाती है, आप 10 प्रदेश लगाएंगे। उसमें भी ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है, क्योंकि दिल्ली प्रदेश ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र माना जाता है। और हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। 5 उपभाषाओं से मिलाकर के कुल कितनी बोलियां हैं, तो कुल हमारे हिंदी की 18 बोलियां हैं और हमारे पूरे हिंदी क्षेत्र में यह बोली जाती हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसे आप देखें और इसको आप अपने स्तर से याद करें। और हमारे इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।